नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह ज्योग्राफी ऑप्शनल 63वीं के टॉप 30 में लड़का है। रैंक कितना है नहीं बताएंगे क्योंकि उनके आइडेंटिटी का सवाल है, तो टॉप 30 में है। उनका कॉपी है, इनको देखिए और अपने रणनीति नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है सियासती सेंसिटिव, इसके लिए कैसे कॉपी लिखा जाए उसके लिए देखिए। यह जो कॉपी है जिसमें आपको मिला, इनको मिला है 177 नंबर, मतलब 300 में 177 नंबर। अब आइए थोड़ा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन लिखे हैं। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 63वीं बीपीएससी का, उसको हम जरा देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण चक्रवात का उनके उद्भव, विकास, लक्षण, प्रभाव के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर बी कहता है कि लवणता के नियामक परिबल कौन कौन से हैं, महासागर में इसके समानांतर और ऊर्ध्व वितरण का व्याख्या कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन में ए भी है, उसको लिखे हैं तो इनको 28 नंबर दिया है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, फैक्ट का प्रयोग कम किया है, लेकिन फिर भी नंबर इनको अच्छा दिया है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं, आपको पार्ट 1 में बी पार्ट होता है उसी में, मतलब 4 नंबर जो क्वेश्चन होता है उसको लिखे हैं तो 30 नंबर। ये थ्योरी वाला है, थ्योरी को लिखे हैं तो 30 नंबर इनको मिला है। ठीक, उसके बाद देखिए कितने पेज में लिखे हैं, 5 पेज में अपने आंसर को समाप्त किए और 30 नंबर लिए हैं। ठीक, इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं, 2 खंड में है, इसमें भी इनको 25 नंबर मिला है। ये फैक्चुअल, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन होता है और आपको फैक्चुअल क्वेश्चन में नंबर नहीं देता है। ये अगर पेपर मतलब खंड क होता है ना ऑप्शनल में, खंड क में आपको 2 पार्ट होता है, एक फिजिकल ज्योग्राफी होता है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी अगर कोई लड़का लिखता है उनको अच्छा खासा नंबर मिलता है और आपको थ्योरी में भी नंबर मिलता है। तो इनको थ्योरी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों में मिला है, लेकिन क्या कहते हैं आपको मानव ज्योग्राफी जो लिखे हैं उसमें नंबर इनको कम मिला है। ठीक, फिर भी और सब्जेक्ट से अच्छा है। भारत के ज्योग्राफी में आइए, आपको बिहार के संदर्भ में तीनों क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों क्वेश्चन में 30 से अबव नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। अब देखते हैं ये मतलब क्वेश्चन लिखने का क्या स्टाइल है। ठीक, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, जैसे उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण चक्रवात उनके उद्भव, विकास, लक्षण और प्रभाव के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो देखिए क्या किए हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन पूछा है। तो दोनों का आपको क्या, सबसे पहले चक्रवात का परिभाषा बताए हैं, चक्रवात के परिभाषा के बाद में इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, उसके बारे में बताए हैं। उसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछा, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण चक्रवात का उनके उद्भव, तो उद्भव के बारे में बताए हैं दोनों के बारे में। उसके बाद क्या पूछा, उद्भव के बारे में बता दिए 3। उसके बाद उनके विकास के बारे में बताएं, विकास के बारे में पूछा है। तो फिर लक्षण के बारे में पूछा है तो लक्षण बताएं, टू द पॉइंट, सीधे टू द पॉइंट लिखे हैं। लक्षण के बारे में बताएं, उसको थोड़ा सा फिगर बता दिए हैं, रफली फिगर है, कोई स्मार्ट फिगर नहीं माना जाएगा। और उसके बाद क्या किए हैं, आपको दोनों के लक्षण बता दिए हैं, लक्षण के बाद निष्कर्ष दे दिए हैं। ठीक, दोनों का प्रभाव भी पूछा है, 4 पार्ट में पूछा है बांट के इसको, चक्रवात का उद्भव, विकास, लक्षण, प्रभाव, चारों को व्याख्या कर दिए हैं। और इनको आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखे हैं उसमें, इसमें पीडीएफ में नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, लवणता के नियामक परिबल कौन कौन से हैं, महासागर में इनके समानांतर उद्भव वितरण की व्याख्या कर दे। तो ये दोनों क्वेश्चन लिखने के बाद इनको 28 नंबर मिला है। क्वेश्चन इस पीडीएफ में छूट गया है, थोड़ा सा पार्ट है तो उसको हम नहीं बता सकते। ये मतलब एक पेज है, देख लीजिएगा, आके स्क्रॉल कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ये लिखे हैं थ्योरी से। थ्योरी वाला क्वेश्चन क्या है, भूगोल के वैज्ञानिक विकास का मात्रात्मक क्रांति के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो मात्रात्मक क्रांति का आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं, देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा इंट्रोडक्शन जो है सो। उसके बाद उद्देश्य बता रहे हैं, मात्रात्मक क्रांति के उद्देश्य क्या थे उसके बारे में। ठीक, उद्देश्य के बाद में आपको प्रभाव बताएंगे, उद्देश्य जो हो गया सो हो गया, प्रभाव बताएंगे, पीडीएफ में गायब है। ये आपको जो लवणता के वितरण के बारे में पूछा है, थोड़ा सा अंशांश से वितरण, स्थल जल संयोजन अनुपात, ये सब के बारे में बताए हैं। नदी का कि आप कारण बताएं कि कहाँ कैसा रहेगा, उसके बारे में सब बताए हैं। पीडीएफ छूटा हुआ है इसीलिए इसको आपको अधूरा है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, यहाँ से आपको सब क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, यहाँ से आपको 1 मिनट रुकिए दोस्त, हाँ
ये सब भूगोल की वाला है, मतदान क्रांति वाला। यहाँ पे देखिए हाँ, एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बराबर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण के वर्तमान परिबल का योग उदाहरण देकर विश्लेषण कीजिए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो हो रहे हैं उसके क्या क्या कारण है, फैक्टर क्या क्या है। एनालिसिस द प्रेजेंट फैक्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल के साथ फैक्टर को बताना है। तो जो फैक्टर है आपको सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को बताए हैं परिभाषा में, ठीक, परिभाषा में बताए हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार आप लोग, और पढ़ना चाहिए चाहें तो, ठीक। उसके बाद क्या किए हैं आपको इन्होंने, इसके निम्नलिखित कारण है, कौन कौन से कारण है, आर्थिक कारण, उसके बाद आर्थिक कारण के साथ सामाजिक कारण, अब दोनों का आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए क्या लिखे हैं इसमें। उसके बाद आपको सामाजिक कारण लिखे हैं, उसके बाद संसाधनों पर, संसाधनों में दबाव, ठीक, उसके बाद सरकार की नीतियाँ जो फैक्टर डिटरमाइन करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए, ये सब बता दिए, ठीक। उसके बाद गृह युद्ध, ये भी फैक्टर रहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए, जैसे यूरोप में हो रहा है, अफ्रीका से प्रवास। और कारण जो होते हैं उसके बारे में बता दिए हैं, प्राकृतिक आपदा हुआ, उसका माहौल हुआ, ये सब बताए हैं, ये सब के बारे में। और थोड़ा सा रफली मैप बनाया है, कोई खास मैप इनका है नहीं वर्ल्ड का, ठीक, रफली मैप बना है। रफली मैप बना के ये आपको इनको नंबर इसमें मतलब दोनों लिखे हैं, आपको एक पार्ट हो गया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी नंबर क्वेश्चन है, आपको तीसरी दुनिया के नवीकरण से जुड़ी समस्याओं का सदोहारण विश्लेषण कीजिए। मतलब एनालाइज द प्रॉब्लम्स एसोसिएट विथ द थर्ड वर्ल्ड अर्बनाइजेशंस विथ एग्जाम्पल। कह रहा है कि तीसरी दुनिया में नवीकरण की जो समस्याएं हैं उसके बारे में आप उदाहरण के साथ बताइए। तो सबसे पहले तीसरी दुनिया क्या होता है उसके बारे में बताए हैं, देखिए तीसरी दुनिया का परिभाषा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नवीकरण जनसंख्या क्या क्या है इस तरह बताया है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद कारण क्या है, आपको विकासशील देशों के नवीकरण की समस्या कारण बताना है, तो प्रवचन है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, गंदी बस्तियाँ है समस्याएं, प्रदूषण हो गया, उसके बाद यातायात की समस्याएं हो गए, ठीक। उसके बाद क्या किए हैं, अवसंरचना का बढ़ता दबाव, ये सब समस्या हो गया। इसके अलावा नालों का कुप्रबंधन, उसके बाद क्या बताए, सड़कों पर अतिक्रमण, सड़कों पर अतिक्रमण, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ आदि, ये सब समस्या बताए हैं, ठीक है। बस रफली कोई नहीं, जनरल क्वेश्चन लिखे और 25 नंबर इसमें मिल गया है। तो अगर यहीं आप बात LSW में लिखिएगा, अच्छा लिखिएगा तो आपको 25 नंबर मिलेगा, लेकिन ये रफली लिख के 25 नंबर लेके निकल गए। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन में क्या है, ये परिभाषा थोड़ा सा बता दिए हैं। आगे वाला क्वेश्चन, हाँ, ये मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैप भी बना दिए हैं। नवीकरण की समस्या तीसरी दुनिया कौन कौन से है उसके बारे में दिखा दिए। उसके बाद आपको तीसरी दुनिया के ये भी क्षेत्र तीसरी दुनिया में ही आते हैं, ये सब इसके बारे में बता दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिगर बनाकर निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष देखिए कितना छोटा है, ठीक। और कितना मिला, फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखे हैं 12 नंबर और सेकेंड पर 13 मिल गया, वाह क्या बात है। नेक्स्ट देखते हैं खंड 2 में जो क्वेश्चन है वो आपको क्या है, एक क्वेश्चन भारत के भूगोल से लिखे हैं, ठीक। उसके बाद विशेष क्वेश्चन बिहार से लिख लिए हैं। तो एक क्वेश्चन जो भारत से लिखे हैं वो क्या है, सन 2000 में से किए गए राज्य पुनर्गठन के आधारों की न्याय संगति सिद्ध कीजिए और उसके प्रमाणों को उदाहरण देकर समझाइए। मतलब किस आधार पर राज्य पुनर्गठन 2000 के बाद किए गए हैं, जैसे 3 राज्य झारखंड, उत्तराखंड और आपको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ बना, उसके साथ साथ अभी हाल ही में तेलंगाना बने थे, किस आधार पर किए गए हैं, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिए हैं। सब कौन कौन राज्य बनाए गए, 14 वाला भी बताए होंगे, तीनों बताए हैं, देखिए। उसके बाद आपको उसका इन तीनों राज्यों के गठन के आधार बताए हैं, क्या क्या आधार रहा, तो लंबे समय से मांग रहा, ठीक। जनसंख्या का उच्च होना इस क्षेत्र में बताया गया है। शासन प्रशासन का अभाव इस क्षेत्र में, मतलब कमजोर शासन प्रशासन होगा बड़ी राज्य के से सटे होने के कारण या बड़े राज्य के भाग होने के कारण। जनसंख्या का विविधता बताए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहते हैं, इसके विभिन्न परिणाम निम्नलिखित हुए, इसके रिजल्ट क्या निकले, मतलब जब पुनर्गठन हो गया, नए नए राज्य बने तो क्या पर रिजल्ट हुआ, तब प्रदेशों का वितरण में असमानता हुआ, ठीक। विकास में असमानता हो गया, ठीक। और उसके बाद सांस्कृतिक हास बताएं, उसके राज्यों के मत विवाद बढ़ गया, ये बताए हैं, ठीक। और क्या, बस यही बात बताए हैं। और ये क्या कहते हैं, आपको परिणाम को आपको केवल हमको दिख रहा है कि नकारात्मक लेकर गए हैं, लेकिन सकारात्मक भी दिखाना चाहिए, उसको नहीं दिखाया है, फिर भी इनको नंबर अच्छा खासा दिया है। एक ही टर्न में बता के 16 नंबर लेके निकल रहे हैं, देखिए एक ही बताया है और 16 नंबर, 25 में 16 मिल गया। आप परिणाम को एक ही डायरेक्शन में बता दिए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखे हैं बी नंबर पार्ट, बिहार के समग्र आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण आर्थिक संरचना में सुधार लाने के योग उपाय बताएं। मतलब बिहार के विकास के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना में क्या
सुधार ला सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो इसको देखिए, इसमें बी नंबर में क्या लिखे हैं, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बताए हैं कितना आमदनी है, ठीक। उसके बाद आबादी, ग्रामीण आबादी कितना है, शहरी आबादी कितना है, उसके बारे में बताए हैं, ठीक। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन के बाद देखिए आर्थिक संरचना इसमें सुधार है तो निम्नलिखित उपाय उठाए गए हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जाए तब ना आधारभूत संरचना अच्छा होगा, विकास होगा। ग्रामीण शिक्षा और पशुपालन कीजिए। उसके बाद स्वास्थ्य सुधार कीजिए। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, चिकित्सा तक पहुंच बढ़ाइए। और उसके बाद प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कीजिए और प्रवासियों के निवेश के लिए उत्साहित कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। ग्रामीण स्तर पर दुग्ध पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए बढ़ावा दीजिए। उसका कृषि के कार्यरत लोगों को जोड़कर कृषि आकांक्षा जैविक उर्वरक उत्पादन हेतु प्लांट को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक। मतलब कृषि से उत्पत्ति जो अवशिष्ट होता है उससे जैविक उर्वरक बनाया जाए। इससे हो गया। हाल ही में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसको बताया गया है। बॉस देखिए इतना मतलब कितना आसानी से आपको नंबर इनको मिल गया है। कितना नंबर मिला इनको यहाँ पे इनको कुल नंबर मिला, रुकिए, ये हो गया इतना। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य सुधार हो गया, सब कुछ बता दिए यहाँ पे आपको। इसमें 14 नंबर मिल गया, मतलब 16 प्लस 14 30 नंबर, 25 में 14। इतना आसान, मतलब आसानी से लिखे, कोई जनरल विद्यार्थी इसको लिख लेगा। मतलब ऐसा मतलब लिख सकता है, मेरा क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं है, मतलब अच्छा, मतलब 30 नंबर कितना अच्छा मिल रहा है वो हम कहना चाह रहे हैं। 30 नंबर मिल गया आपको, ठीक। अब देखिए बिहार के मतलब पार्ट 2 बिहार का था, फर्स्ट भारत वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपको 11 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आबादी के बहिर्गमन और निम्न स्तरीय नगरीकरण के कारणों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मतलब बिहार में आबादी जो प्रवास कर रही है उसका कारण, और बिहार में निम्न स्तरीय नगरीकरण क्यों है इसका कारण बताना है। तो नगरीकरण और आबादी कितना प्रवास कर रहा है उसके बारे में बताएं, ग्रामीण व्यवस्था के बारे में बताए हैं, परिभाषा बता दिए हैं कि बिहार से किस किस क्षेत्र में प्रवास होता है, फिगर बना के मैं भारत के बता दिए। उसको बताइए उद्योग का बिहार आबादी के बहिर्गमन प्रभाव के क्या कारण का है, तो उद्योग का अभाव है यहाँ पे, इसलिए आबादी जा रही है बाहर। उसको अच्छे शिक्षण संस्था का अभाव है और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का अभाव है। उसको सरकारी नीतियाँ है की कमी है, मतलब विकास के लिए। उसके बाद संसाधनों पर अत्यधिक दबाव भी है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, इसलिए आपदा पर भी बहुत बार बार आता है, इसलिए लोग यहाँ से रहना नहीं चाहते हैं। ये सब आपको कारण रहे। उसके बाद लघु और कुटीर उद्योग का अभाव है। उसके बाद इसके अलावा परिवहन कानून सब का अभाव है, जिसके कारण आबादी बाहर जाती है। अब इसके परिणाम क्या क्या होती है, तो बिहार के मजदूरों पर अत्याचार बाहर होता है, जैसे आप लोग सुनते हुए बराबर घटना। आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है, ठीक। लोग बाहर चल जाते हैं तो चिड़चिड़ा हो जाते हैं, वहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं। रोजगार के अभाव के कारण क्या होता है, बिहार में विकास नहीं होता है, तो ये सब हो जाता है, ठीक। इसके अलावा कृषि जनमानस ये सब प्रभाव पड़ता है, ठीक। मतलब कृषि का अवनमन होता है, मतलब विकास कमजोर हो जाता है। उसके बाद निम्न स्तरीय नगरीकरण कारण, दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसको दिखाना है इसमें। शिक्षा में निम्न स्तर, ठीक है। शिक्षा में निम्न स्तर के कारण क्या होता है, गांव से लोग सर्कुलर प्लान करते हैं अच्छे शिक्षा के लिए, जहाँ पे जनसंख्या पर दबाव बढ़ता है शहर पे, और शहर का वातावरण खराब होता है। उद्योग का अभाव है, मतलब शहरों में भी ग्रामीण और शहरी वातावरण के विशेष क्या कहते हैं अंतर न होने के कारण लोग शहर की ओर आकर्षित नहीं हो पाते हैं। शहर का निम्न स्तरीय नियोजन है। शहरीकरण, जनसंख्या बढ़ने का स्वच्छता की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों की अनेक समस्या होती है, ठीक है। इस तरह से ये सब आपको नगरीकरण की समस्या हो गई है, जिस तरह से प्रॉब्लम क्या क्या है उसके बारे में बताएं। और यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्राप्त कर लिए, वाह कितना अच्छा नंबर मिला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं। इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या क्वेश्चन है, तो बिहार के बाढ़ प्रभावित और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याएं को काबू में रखने के लिए प्रतिरोधात्मक और निदात्मक उपायों का उल्लेख कीजिए। कितना देखिए आपको बिहार का मैप बना दिए, इधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बता दिए, इधर सूखा प्रभावित क्षेत्र बता दिए हैं। उसके बाद बिहार में कितने ज़िले में सूखा होता है, कितने ज़िले में बाढ़ आता है, और उसके बाद आपको सूखा इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर की नदियों को जोड़ा जाए। सूखा प्रभावित क्षेत्र में नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बताए हैं, कौन कौन नदी को जोड़ना है। उसके बाद आपको विभिन्न हिमालयन नदियों के अंदर नदी पेटी में निवास करने वाले जनसंख्या को वहाँ से हटाकर, ठीक है, दूसरी जगह बसाया जाए। ये भी मतलब मृत्यु को कम कर सकता है, ठीक। जैसे कोसी नदी में की पेटी में जिसमें
आने वाली जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बाढ़ से प्रभावित होती है। ठीक, उसके बाद बांध निर्माण किया जाए बाढ़ को रोकने के लिए। उसके बाद आपको नेपाल सरकार से समझौता करके बांध निर्माण किया जाए। ठीक, उसके बाद अनुबंध अनुसंधान पर बल देकर ऐसे बीजों का विकास, ऐसे बीजों को बल दिया जाना चाहिए जो अलग अलग क्षेत्र बाढ़ तथा सूखा है, तो बाढ़ तथा सूखा के समय भी मतलब कृषि के लिए बीज के लिए अच्छा बीज देना चाहिए, जिससे कि उत्पादन कभी रुके नहीं, बाढ़ और सूखा से उसका प्रभाव नहीं हो। इसके साथ साथ बाढ़ के दौरान पशु को सुरक्षित रखने हेतु प्रत्येक पंचायत में बाढ़ के राहत घर का निर्माण किया जाना चाहिए, इस सब बारे में बताए हैं। ठीक, उसके बाद बाढ़ और सूखा के समय में लोगों को किस तरह से कार्य करना चाहिए, इस पर भी मतलब लोगों को जागरूक करना चाहिए। और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसल लगाने के बजाय उद्योग की स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि लोग वहाँ पे अपना मतलब काम कर सके। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली उत्पादन पर जोर देना चाहिए, मतलब बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगाना चाहिए। सोलर ही वहाँ का अच्छा उपाय हो सकता है। ठीक, उसका सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इजराइल की तर्ज पर परियोजना लाना चाहिए, जहाँ पर सिंचाई डेवलप है। इजराइल में बहुत अधिक स्प्रिंकल सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, उसका सूखा प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जन समुदाय की भागीदारी से जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। कितना अच्छा लिखे हैं। ठीक, उसका नवीनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, क्या कहते हैं, शहरीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि कृषि रोडमैप में शहरीकरण के क्षेत्रों को 15% करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी बात अच्छा है। बाढ़ के पानी से जमे क्षेत्रों में जल कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, जैसे मखना कृषि, मत्स्य पानी, ये सब। और सुधार पर बल देकर वैज्ञानिक प्रतिबद्ध तकनीकों हेतु नीति आयोग की मदद लेनी चाहिए। और उसके बाद हो गया 32 नंबर मिला इनको, कितना अच्छा नंबर दिया। ठीक, इस तरह से देखिए, इस पार्ट को देख के आप सोच के अनुमान लगाइए कि कितना अच्छा मार्क्स मिलता है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो। इस तरह से हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर था ये आपको देखिए अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पीटी में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और संस्कृति मेंस के लिए भी हम काम करेंगे। इसके अलावा मेरे पास जीएस का आपको 10 कॉपी से ऊपर है, ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।